इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। स्वागत हमारे सभी दर्शक, पार्टी के कार्यकर्ता जो हमें इसमें देख रहे हैं, सभी का स्वागत। मित्रों, ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद पहली ऐसी सरकार है जिसने महामारी के समय भी इससे निपटने की सारी जिम्मेवारी जनता के ऊपर डाल दी। शक्तियां सारी आपके और हमारे लिए। सरकार के अपने शानो शौकत, तौर तरीकों और फिजूल खर्ची पर कोई रोक टोक, पाबंदी या अंकुश नहीं। कई उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री के निजी उपयोग के लिए हवाई जहाज हो, या फिर तामझाम से बन रहा नया महल हो, या फिर हजारों करोड़ चुनाव में लिया गया गुप्त दान हो। चुनाव के खर्चे कम नहीं होते भाजपा के। सत्तारूढ़ दल एवं सरकार के लिए आपदा में अवसर ही रहा। शक्ति हुई तो सांसद निधि काटकर, या फिर सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता काट। ऐसे लाखों परिवारों की आवाज उठाने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद एवं विख्यात वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। मैं उनका स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है और आग्रह करता हूं कि आप ब्रीफिंग आरंभ करें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज, आज कहीं बाहर हूं तो थोड़ा मौसम की वजह से या किसी और कारण से टूटे नहीं बीच में। दोस्तों, कुछ तत्व नकारे नहीं जा सकते और सर्वविदित हैं। मोदी सरकार ने 23 अप्रैल पिछले वर्ष यानी 2020 में एक अजीबोगरीब निर्णय लिया और उस निर्णय द्वारा महंगाई भत्ते को 1 जनवरी 2020 से यानी पूर्व प्रभावी रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से महंगाई भत्ते को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। 23 अप्रैल 2020 में 1 जनवरी से, और इस प्रकार 4 किश्तें, 1 जनवरी पिछले वर्ष, 1 जुलाई पिछले वर्ष, 1 जनवरी इस वर्ष और अब आने वाला 1 जुलाई 2 दिन बाद, 4 किश्तों में लगभग 115 लाख सैनिक, सेवानिवृत्त पेंशन वाले लोग, कर्मचारी सरकार के 115 लाख लोगों के पेट पर लात मारी। ये था पिछले वर्ष। इस 115 लाख लोगों में, और एक एक आंकड़ा औपचारिक है, सरकारी है, प्रकाशित है, कोई इसमें अटकल नहीं, कोई राजनीति नहीं, स्पष्ट तथ्य हैं। इसमें से 15 लाख यानी 115 में से 15 लाख सैनिक थे और 26 लाख सेना से संबंधित सेवानिवृत्त पेंशनर्स, यानी पूरा हुआ टोटल 41 लाख 115 लाख में से। बाकी भी 60 लाख या 70 लाख महत्वपूर्ण कर्मचारी केंद्र सरकार के। अब इसमें एक अजीबोगरीब बात मैंने इसलिए कही कि कारण क्या दिया, कोविड। तो भाइयों बहनों, कोविड में तो ज्यादा मदद करनी चाहिए या किसी का महंगाई भत्ता काट देना चाहिए? ये लॉजिक, ये समझ कहां से आई, किस आकाशवाणी से आई, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि जहां ज्यादा मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों की, वहां काटा गया। और इसका प्रभाव है 37 ये बात को भूल जाओ, लगभग एक ऐसे व्यक्ति के साथ सरकार न्यूनतम 5 से 7 लोग संबंधित होते हैं। उसमें कृषक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, परिवार होते हैं। तो अगर आप 7 का गुणा करें 115 से, तो 800 लाख यानी 8 करोड़ लोग दुष्प्रभावित हुए हैं इससे। कृषक और
सेना वाले सबसे, हमारे सर्वोपरि जो लोग हैं उन पे सबसे ज्यादा आघात किया सीधा। उसी वक्त पिछले वर्ष अप्रैल में ही स्पष्ट कर दिया कि बकाया एरियर्स नहीं देंगे, लिखा है उसपे सरकारी रेजोल्यूशन 23 अप्रैल के। को इस्तेमाल किया, अब्सॉर्ब किया जाए, यानी रेट्स बढ़ा दी जाएंगी। लेकिन इसमें भी कोई विवरण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं दिए आपको कि किस प्रकार से बराबर किया जाएगा। बराबरी समझिए आप, 1.5 या 1.25 साल के लिए ब्याज नहीं, पुराने एरियर्स नहीं, रेट द्वारा अब्सॉर्ब करेंगे। ये एक लाइन है, उसमें कोई आपको बताया नहीं गया है कि किस प्रकार का इंद्रजाल है, किस प्रकार की जगलरी है, किस प्रकार का छल कपट है। तो इन तथ्यों पे जो सर्वविदित है और जिनको कोई झुटला नहीं सकता, जो प्रकाशित हैं, हमारा पहला सीधा मांग है कि तुरंत 1 जुलाई से, 1 जुलाई तो 2 दिन बाद में है, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद में है, 1 जुलाई से ये पूरा जो निलंबित हुआ है बकाया पूरा किया जाए। यानी 1 जनवरी 20, 1 जुलाई 20, 1 जनवरी 21 और 1 जुलाई 21 का सब बकाया पूरा हो। नंबर 2, उसमें कोई इंद्रजाल छल कपट न हो, जो ब्याज द्वारा और जो बकाया हो उसके अनुसार मिलता, उसको रेट्स द्वारा पूरा किया जाए, देश को घुमाया नहीं जाए। तीसरा कि आप आगे के लिए 1 जुलाई से वो सभी रेट्स दें। इन 115 लाख से तो अब वृद्धि हो गई होगी नंबर्स में, जिनको वेतन आयोग ने आदेश दिया था देने के लिए, यानी पुराना प्लस नया 1 जुलाई से। तो दोस्तों ये हमारी सीधी मांग है। इसमें पैसे ही बहुत विलंब हो चुका है, कोई औचित्य नहीं कि कोविड के आधार पे आपने उल्टा किया जो करना चाहिए, लेकिन कम से कम अब 1 जुलाई से पुराना बकाया प्लस आगे का भविष्य पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। क्योंकि नहीं तो ये साफ है कि सेना के भत्ते में लगातार कटौती ये कैसी आ सकती है? क्या यही है आपका राष्ट्रवाद और क्या यही है आपकी देशभक्ति? 41 लाख लोग सेना से संबंधित हैं इसमें, 115 लाख में से। लोग ये पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो घटती है तनख्वाह और दूसरी तरफ बढ़ती है महंगाई। ये किस प्रकार का औचित्य इस सरकार का आज तक समझ नहीं आया। आज तक कोविड में आपको वायदा किया गया बार बार कि हम इतना आपको मुद्रास्फीति, इतना आपको समर्थन देंगे। तो अगर 100 रुपए का वायदा है तो उसमें 10 रुपया राजकोषीय है, 10% भी नहीं है, मैं तो ज्यादा बता रहा हूं, फिस्कल जिसको कहते हैं, और बाकी 90% मुद्रा के आधार पे है कि बैंक की रेट कम कर देंगे, अगर आप लोन लोगे तो आपको थोड़ा लंबा समय दिया जाएगा। इसको समर्थन कहा गया है, जबकि और देशों में सीधा राजकोषीय इंजेक्शन, फिस्कल इंजेक्शन 10-10%, 15-15% के हैं कोविड के आधार पे। तो ये विचित्रता देखिए कि आपके 15,000 लगभग, कुछ लोग 20,000 कहते हैं, मैं छोटा वाला आंकड़ा ले रहा हूं, 15,000 वाला कोविड के समर्थन में मुद्रा के आधार पे राजकोषीय 10% भी नहीं होगा। प्रशासनिक खर्चे जो हर प्रशासन के लगभग 25 से 30% कम कर सकते हैं आप, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वहां कोई कटौती नहीं है। लेकिन जख्म देना है कहां पर? जहां सेना हो, जहां कृषक हो, जहां ये 115 लाख लोग हो, वहां आप जख्म देने को तैयार हैं और दोगली आवाज में उसी वक्त बात करने को तैयार हैं राष्ट्रवाद की। ये एक विशेष तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसकी परिभाषा एक विशेष सर्जिकल स्ट्राइक वाली परिभाषा है, और ये एक विशेष तरह का हमला है हमारे सरकारी कर्मचारियों और सेना से संबंधित लोगों और उनसे जुड़ा हुआ 7 गुणा परिवार, कृषक, विद्यार्थी वगैरह वगैरह।
महंगाई का जो आप मार देख रहे हैं, जिसके लिए इसको जो डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता कहा जाता है, उसके आंकड़े आपने हमेशा हर हफ्ते देखते हैं, लेकिन मैं आपको जरा वापस अवगत करा दूं अभी जो हालत है उसकी, कि महंगाई भत्ते जिसपे आपने कटौती की और जो अभी तक आपने घोषणा नहीं की है, हम आशा और विश्वास करते हैं कम से कम 1 जुलाई से आप घोषणा करेंगे, उसमें आरबीआई, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि 21-22 में रिटेल स्तर पे जो इन्फ्लेशन है, कीमतें बढ़ने का दर है, वो न्यूनतम 5.1% होगा। होलसेल लेवल पे मेरे पास आंकड़ा है मई का 12.94 है इंडेक्स, लगभग 13 समझ लीजिए 13%। तेल फ्यूल जो आप हर दिन देखते हैं, भारत के एक हिस्से में 125 रुपए की बात हो रही है पेट्रोल की, 100 रुपए से तो हम आगे निकल ही गए हैं। तो इस वक्त आपका बायां हाथ ये दिखा रहा है और दायां हाथ महंगाई भत्ता काट के रखा बैठा है। आज चौथा इंस्टॉलमेंट का समय आ गया है। आई थिंक फ्रेंड्स, दिस फ्रीक्वेंट shadow boxing, bulwarking by the central government, the Modi government, in respect of dearness allowance, महंगाई भत्ता, can only highlight and underline the mischievous, the malevolent, and the Machiavellian approach of the government towards lakhs and crores of central government employees and lakhs of army-related employees and pensioners within that category. This non-payment highlights and underlines the clear hypocrisy, the clear double standards of the government, which speaks in two voices, forked tongues about nationalism, because these figures are undeniable, well-known, and universal. Just 5 or 6 figures. And therefore, the crux of today's briefing is to demand an immediate restoration of what was suspended last year. The figures are as follows, friends. They are old figures, but they have to be reminded because we are now on the threshold of 1st of July. Fact number 1, on 23rd of April 2020, you simply hit people's stomach with a kick by cutting 37,500 crore rupees, which is admittedly payable as dearness allowance, admittedly by the 7th Pay Commission, to 115 lakh army, actual army serving officers, army means armed forces, pensioners from the armed forces, central government serving employees, and central government pensioners. 4 categories. These 4 categories total 115 lakhs, that is 1.15 crore people, both retired and serving. They include a large figure of serving army employees, armed forces employees. They include 41 lakh persons who are either serving or retired pensioners within the armed forces. Balance 65-70 are central government employees. A simple factor of 7, and many of the armed forces are related to agriculturists. Many central government employees have a multiplier effect. A minimum multiplier of 7 persons per person will make 115 lakh, that is 1.15 crores, equal to 8 crores. There is a direct, negative, prejudicial, hugely prejudicial effect on roughly 7.5 to 8 crore people. The impact of this 41 lakhs people is 11,000 crores. That is, out of 37,500 crores, 11,000 crores relates to armed forces alone, more than about 1/3. Friends, therefore, the short point on these facts which emerge is that you should have restored this much earlier, but at least from 1st of July, you have to do 3 things. Point number 1, you have to give all the 3 installments which you gobbled up. 1st January 2020, 1st July 2020,
and 1st January 2021. Second, please don't do your usual jugglery and pulling the wool over the Aam Aadmi's eyes. Make sure that what you give back by way of arrears is actual real arrears. You have said that you will not give interest. You have said that you will not give arrears, but you will absorb, the words used in your government document are absorb all this by a rate increase. Well, don't pull the wool over our eyes. Make sure that the rate increase fully covers and compensates for what they would have got by way of arrears, including the 18-month, 2-year gap. This second head is that from 1st July, everything should be restored on parity as intended and envisaged by the 7th Pay Commission. I must tell you, which may have struck you already, a very weird irony, a weird paradox. This cut was made last year retrospectively in April, giving the reason of COVID. Can you, friends, think of a more absurd reason that in COVID times you need to help people, and the help defined by the central government is by kicking on their stomachs a slap of 37,500 crores is the COVID help, because the reason given to cut 37,000 crores at a time when people need help, families need help, agriculturists and soldiers need help, students and their family need help. At that time, your definition of help is a slap on the face of 37,500 crores. Friends, this is the only thing you can think of to save on COVID. There is no saving in your mind where the 15,000 crore minimum Central Vista, some people say 20,000 crore Central Vista, which is over half or approximately half of this amount is concerned. Not a penny will be cut there because somebody's ego is paramount. Not a penny will be cut on a bullet train where much budget of lakh crores stands. Not a penny will be cut by way of mere administrative expenses, which is known as wastage and flab within the central government. At least 25% of entire central government expenses on the administrative side can be cut. No, you will only do it by kicking them where it hurts. Friends, this is a strangest, weirdest approach and definition where you are attacking your own armed forces. You are doing a surgical strike on your own armed forces. You are speaking in a forked tongue of nationalism in the same breath. You are promising any number of countries less developed than us, and certainly more developed than us also, have given a direct fiscal injection during COVID times of 10 to 15%. 7% is common. Even our neighboring South Asian countries have gone much ahead. We have done hardly a fraction of that. All the rest is monetary policies announced, day in and day out, no fiscal injections. Monetary policies which say, okay, if you take a loan from me, I will give you on easier terms. But how he's going to be standing on his legs to take a loan in the first place is not answered. So friends, lastly, this is Mehengai Bhatta, dearness allowance by definition. What is the inflation in your country? As I speak, in June 2021, I'm just finishing in 1 minute and the connection has held so far, luckily. In June 20, at 5.1% for the period 21 to 22. The retail inflation in May was 6.3. I'm talking of a full year's projection by RBI, and normally these projections are understated. The wholesale in May was 12.94, almost just under 13%. You all know the prices of fuel. Century was hit long ago. Certain cities are talking of 125 rupees per liter. Friends, these are cruel jokes, insensitive government. As I said, a mischievous, malevolent and Machiavellian approach, which needs to be immediately rectified, at least from 1st July forthwith, both in terms of the past and in terms of the future. Thank you very much. Thank you, sir. I hope the connection held right through.
That is Yes, quite lucky. intermittently I went off for a very short while, but you covered them in English, so we were able to understand. I will first take questions on the suo moto, then we'll open up for other issues. Please send in your questions. Is that Meenakshi ji? Two people have raised hands. मेरी सुओ मोटो में नहीं है। सुओ मोटो पे है आपका मीनाक्षी जी? नहीं, सुओ मोटो में नहीं है। फिर इंतजार करिए, हम आते हैं आपके पास। जी 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 जी। राकेश कपूर साहब, अनम्यूट करिए, अगर सवाल आपका सुओ मोटो पर तो पूछे। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सिंघी साहब, एक छोटा सा सवाल ये है, जैसा अभी आपने बताया कि सरकार ने विभिन्न खर्चों से कटौती करके 37.5 थाउजेंड करोड़ रुपए बचाए और कोविड के लिए जो बजट रखा वो 36,000 करोड़ का रखा। तो सवाल ये उठता है कि जनता से पैसे लेकर के और जनता पर ही कोविड पे खर्च कर दिए 36,000 करोड़ रुपया, उसमें से भी 1,500 करोड़ रुपया बचा दिया। इसका मतलब ये हो कि सरकार ने जनता से लोन लिया, जनता को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए बिना जनता से फाइनेंसेस लेकर के और जनता पे खर्च कर दिए। तो जीरो खर्चा रहा कोविड टू कम्बैट कोविड। व्हाट इज योर रिएक्शन? देखिए, आपको जैसा मैंने कहा, जगलरी में फंसाने के और इंद्रजाल में फंसाने के देश को बहुत सारे तरीके हैं। जब भी आप ऐसा कुछ कहेंगे तो आपको 10 और आंकड़े गिरा दिए जाएंगे, इसलिए मैं इसको सरल रखना चाहता हूं। जो तथ्य सर्वविदित हैं और जिनमें कोई भी व्यक्ति जिनको नकार नहीं सकता, उसमें 2-3 बातें क्लियर हैं, स्पष्ट हैं। एक कि आपने समर्थन की दूर बात है, मैं आपके जेब में कितना रुपया देता हूं, समर्थन देता हूं, वो तो दूर की बात है। सीधा 37,500 करोड़ काटा है, जिसमें से 11,000 करोड़ सेना से संबंधित पेंशनर और जो सेना के जो दल हैं उनके कटौती है, और बाकी 22,000 करोड़ उसमें से है सरकारी कर्मचारियों से। अब ये तो आपने मुंह से निकाल के रख लिया अपने पास, अभी तक आपने ये स्पष्ट नहीं किया कि कितना वापस दे रहे हैं। आपने अभी बजट बताया कोविड का 36,000, इसके अलावा बहुत सारे आपने और कलेक्शन किए। कितने सारे सेसेस हैं, शिक्षा का सेस है और चीजों का सेस है, कितने सारे पीएम केयर्स में आया है। अगर आप वास्तव में जेब में कुछ डालना चाहते हैं तो पहली बात तो ये कटौती नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात, आप जब देते हैं कोई नीति, वो होती है मुद्रा के आधार पर, मॉनेटरी। राजकोषीय फिस्कल इंजेक्शन बहुत कम होता है, लगभग उसका डिवीजन है 90% मुद्रा तो 10% राजकोषीय। ये 2 चीजें सर्वविदित हैं और इनमें आंकड़े हमारे जो देश का साइज है उसके अनुसार सबसे लोएस्ट न्यूनतम आंकड़े हमारे देश के हैं। तो ये छल कपट नहीं है तो क्या है, इंद्रजाल नहीं है तो क्या है? जी धन्यवाद सर। कोई और सवाल हो सुओ मोटो पर तो बताएं। मैं पूछना चाह रहा था झा साहब, कैन आई पुट माय क्वेश्चन? जी, इज दिस ऑन सुओ मोटो? हाँ, सुओ मोटो पर ही पूछना चाहता हूँ। सर, ये जो है मैसेज में जो है डिस्कंटेंट है, ये जितने भी जो पॉलिसीज आ रही है गवर्नमेंट की इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में जो आप कह रहे हैं, बट अपोजिशन पार्टीज आर फेलिंग टू मोबिलाइज देम। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? देखिए, ऐसा नहीं है कि मोबिलाइज करने में असफलता है। नंबर 1, आक्रोश को प्रकट करने के कई तरीके होते हैं। ये मतलब नहीं कि मैं हाय तौबा करूं अगर रोड पे तभी आक्रोश होता है। आप लोग रहते हैं समाज में, आप देखते हैं कितना आक्रोश है, गरीब तबकों में कितना आक्रोश है, जिनके पास सहूलियत नहीं है उसमें कितना आक्रोश है। नंबर 2, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके, और मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, कई पार्टियों ने
इस पे अभियान चल रहे हैं, आपको बताया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक तरीका है सिर्फ, और इसी के दौरान, और आपको याद होगा जब 23 अप्रैल को ये हटाया था तब भी हमने बहुत जबरदस्त रूप से इसको लिया था पिछले वर्ष। लेकिन अब जब कोविड हुआ है और कोविड का 1.5 साल करीब करीब पूरा हो रहा है, 1.25 साल पूरा हो रहा है, तब हम वापस इसको अग्रसर कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल ये बात नहीं है कि हमने उसको उजागर नहीं किया है, प्रादेशिक पार्टियों ने भी किया है, हमने भी किया और करते रहेंगे निरंतर। धन्यवाद सर। कोई और सवाल है सुओ मोटो पर? मेरे ख्याल से नहीं है सर। आपकी अनुमति हो तो हम ओपन करें अन्य विषयों पर। जी जी जी। मीनाक्षी सन्मार्ग से पूछिए अपना सवाल। जी सर, नमस्कार। मीनाक्षी भट्टाचार्य सन्मार्ग से। अभिषेक जी, आप बंगाल के तृणमूल को लिए केस भी लड़ते हैं, और बंगाल में कांग्रेस के हालात इतना खराब हो रखा है जो कि इस बार के इलेक्शन में आपको पता लग गया है। वहां आप कब तक अपना इंचार्ज रिक्रूट करेंगे, या बंगाल के देखभाल के लिए क्या करेंगे? और क्या आपका ये रह रहा है कि बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल एक साथ लड़ेंगे? देखिए, आपका प्रश्न बहुत विविध भी है और बहुत व्यापक भी है। कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ता में उत्तर नहीं दे सकते इसका। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं विनम्रता से कि हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं हमारे चुनाव के परिणाम से। हम आपसे ज्यादा चिंतित हैं, और वो सब चीजें शुरुआत हो गई हैं और पूरी तरह से की जाएंगी, जिससे कि मजबूती ज्यादा बढ़े। अब इस वक्त ये कहना कि हम किसके साथ गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे, आपके लिए भी गलत होगा पूछना, मेरे लिए भी गलत होगा कहना। लेकिन मैं आपसे यहां तक बिल्कुल सहमत हूं कि ये न्यूनतम आंकड़े पे जाकर किसी प्रकार का संतोष, हर्ष तो दूर की बात है, नहीं हो सकता। गलतियां बिल्कुल रही हैं, परिणाम आपके सामने हैं, लेकिन आप ये जरूर आश्वस्त रहें कि वो हर तरह की चीज की जा रही है, की जाएगी बेझिझक, जिससे कि मजबूती बढ़े। थैंक यू सर। सामिया टाइम्स नाउ से। Sir, I wanted to ask you about the fact that the Prime Minister recently met all the leaders from Jammu and Kashmir, and where Mr. Farooq Abdullah went on to say that the Prime Minister first promised us plebiscite but went back on it. Then he says that the PV Narasimha Rao had promised autonomy, but it never happened. There has never been a level of trust. There's always been mistrust, and this has to be removed, sir. What has the Congress stand been on it, sir? मेरी तरफ से नहीं हुआ है। Can you hear us? Unmute करिए अपने आप को। अचानक ही पूरा ही चला गया कनेक्शन। You're there. Yeah, you're back. मैं अनम्यूटेड हूँ। Please go ahead. We can hear you. सॉरी, सामिया बोलो। Samia, can you repeat the question? Yes, sir. Yes, I just wanted to ask you that recently the Prime Minister met all the leaders from Jammu and Kashmir. I heard that Farooq Abdullah said this, and then what did he say further? He said that the plebiscite. Yeah, he said also went on to say that PV Narasimha Rao had promised autonomy, but even that never happened. And he goes on to say that there has been a level of mistrust which has to be removed. So what does the Congress have to say, sir, about this? What has the Congress standpoint been on it? While certainly the Congress may not agree with every formulation of other parties, I think it is undeniable and there is unanimity in a large section of the non-BJP political spectrum regarding the Jammu and Kashmir that one, statehood is an imperative, urgent necessity, desire, absolutely essential for that state. Point one. Point two, all kinds of confidence building measures will go along with such statehood. Things have already been itemized by Mr. Ghulam Nabi Azad when he spoke for us. Thirdly, even if the process is slow, I don't think
the country will grudge the government if it shows concrete steps on the ground. Unfortunately, concrete steps on the ground, even small little low-hanging fruit steps, are not visible. That is the tragedy. And therefore, I think the sentiment of all the parties, I think all the parties exercise great restraint. You see, you as a party may have XYZ demands. Congress may have ABC demands, and they may be at variance. And some may be extreme, some may be moderate, some may be lesser. But parties all try to find a middle converging ground. So I think the government should appreciate the fact that there was a large degree of an attempt to converge. Now the ball is in the government's court, and nobody is talking of plebiscite. What Mr. Farooq Abdullah was saying in your question is historical point. Nobody is talking of, even I would say at the moment, other issues. Some are sub judice. But certainly this is a minimalistic thing, and the government should appreciate the minimalistic approach, which should in fact spur the government to greater attempts, because if the demands are minimalistic and reasonable for the time being, then the response should also be in that proportion more inclusive and more warming. Right, sir. I'll move to the next question. Neeraj Kumarji from Network 18. सर, आपसे मेरा सवाल है कि अभी आपने बात की बंगाल की चुनाव बाद के परिणाम पे एक सवाल पूछा गया था, लेकिन कांग्रेस चुनाव पूर्व भी बहुत राज्यों में जिस तरह की घटना या घटनाक्रम नहीं होना चाहिए देखा जा रहा है। पंजाब के मामले में देखें, जहां आपकी सरकार है, आपकी पार्टी मजबूत है, वहां कमेटी गठित करके पेंडोरास बॉक्स खोल दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव भी लड़ा जाएगा, क्योंकि सिद्धू का भी कुछ नहीं हो रहा है। तो नहीं लगता कि पार्टी ने कमेटी गठित करके चुनाव से पहले एक ऐसी स्थिति पैदा करती है कि जो असंतुष्ट है ना उनको संभाला जा रहा है और जिनके खिलाफ विरोध हुआ है उनको भी नहीं संभाला जा रहा। भैया, ये तो अपने वो पंचतंत्र जैसी वाली कहानी हो गई, चित भी मेरी पट भी मेरी। पहली बात तो ये है कि पंजाब में सब लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा लुभाने वाली पार्टी, राजनीतिक व्हीकल जिसको कहते हैं, वो कांग्रेस है। इसलिए ये सब जद्दोजहद हो रहा है, लोग अप्लाई कर रहे हैं, लोग विवाद कर रहे हैं। गणतांत्रिक प्रक्रिया आप नहीं देखेंगे किसी और पार्टी में, क्योंकि सब जानते हैं कि विजय की तरफ अग्रसर है तो कांग्रेस है उस प्रदेश में। नंबर 1। नंबर 2, हमने सभी गणतांत्रिक आवाजों को सुनकर एक उच्च स्तरीय समिति में जब सामने रखा है तो आपको उसकी सराहना करनी चाहिए, न कि ये कहना चाहिए कि समिति में क्यों डाल दिया। और मैंने चित भी मेरी पट भी मेरी इसलिए कहा कि अगर समिति नहीं होती ये गणतांत्रिक आवाजों को सुनने के लिए एक गणतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, तो आप बिल्कुल वही दूसरी बात भी, विपरीत बात भी करते कि क्या कर रही है कांग्रेस। जी बिल्कुल। समिति के बाद आपने देखा है कि उससे भी ज्यादा उच्च स्तर पे अलग अलग लोग मिले हैं, अपना मत रखा है। इसका मतलब नहीं है कि किसी एक का मत, मेरा मत या आपका मत माना गया है या उसको ज्यादा झुकाव दिया गया, लेकिन सबको रखने का अभी पिछले 3-4 दिन में भी पूर्व अध्यक्ष के समक्ष भी कितने बड़े बड़े जो एक विविध मत हैं जिनका मेल नहीं, वो सब रखे गए हैं। नंबर 4, अभी मैं समझता हूं कि बहुत ही निकट भविष्य में आपको एक सम्मिलित रूप से, समृष्ट रूप से जो इंचार्ज हैं, या तो वो उस प्रदेश के या जो उपयुक्त व्यक्ति हैं वो आपको संबोधित भी करेंगे इस विषय में। इससे आगे इसमें कोई भी गणतांत्रिक प्रक्रिया में अगर आप बीजेपी की तरह एकदम सब चीज को दबा देंगे, चुप रखेंगे, तो बात दूसरी है। नहीं तो किसी भी पार्टी में इससे बेहतर तरीके से हल निकालने की प्रक्रिया नहीं हो सकती। जी सर, मैं आखिरी सवाल लेता हूं जैनेंद्र एबीपी से। जैनेंद्र जी सर। सर, मेरा सवाल प्रधानमंत्री ने जो अयोध्या को लेकर के बैठक की है उसको लेकर है कि प्रधानमंत्री की इस बैठक पर कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, हमारी कोई प्रतिक्रिया इसमें कोई वैसे आमतौर पे कुछ भी नहीं होती, ना आवश्यक है। लेकिन मेरे को इस बात का बहुत आश्चर्य लगता है कि भाई आप बैठक लीजिए, आप रिपोर्ट लीजिए, जिसको कोई कहते हैं कि ऑडिट ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, अलग अलग शब्दों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन आप इतनी बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं तो एक मूल बात नहीं करते हैं कि ऐसे धार्मिक स्थान पे जहां श्री राम जैसा शब्द जुड़ा हो,
वहां पर इस प्रकार के सस्ते घोटालों का हम जो सुन रहे हैं, जो कई अलग मेरे कॉलीग्स ने आपके समक्ष रखा है, जो आपके पब्लिक डोमेन में है, क्या माननीय प्रधानमंत्री उसका ब्यौरा नहीं ले रहे हैं? क्या फीडबैक शब्द में वो सब शामिल नहीं है? या पैसे बनाने का जो 1 रुपए का 10,000 रुपए हो जाए वो सिर्फ गुजरात तक सीमित न होकर अयोध्या भी पहुंच गया है वो फॉर्मूला? अगर ऐसा फॉर्मूला है कि कुछ अकाउंट्स में 1 रुपया 10,000 रुपया बन जाता है 2-3 दिन में, और वो फॉर्मूला लागू हो सकता है गुजरात से लेके अयोध्या तक, तो बाकी देश को भी बताना चाहिए यहाँ पर कई लोग हैं जो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा बहुत विनम्रता से कि अच्छे काम को करने के लिए एक दूसरी प्रक्रिया है, वो सब करिए, लेकिन साथ साथ में उस अच्छे काम में मिलावट करने की जो प्रक्रिया हो रही है उसका फीडबैक ले रहे हैं कि नहीं आप? उसका ऑडिट हो रहा है कि नहीं? और अगर हो रहा है तो ऑडिट शब्द का मतलब होता है एक पारदर्शी रूप से, ट्रांसपेरेंट रूप से सबके समक्ष रखना। हमको भी बताइए। जी सर, एक सवाल राकेश कपूर जी दोबारा पूछना चाहते हैं। राकेश जी। हाँ सिंघवी साहब, मैं एक कश्मीर पर सवाल पूछना चाहता था छोटा से। वोंट यू थिंक दैट द गवर्नमेंट हैज कम आउट ऑफ दीस टॉक्स इन फ्लाइंग कलर्स? क्योंकि आर्टिकल 370 का इशू जो है वो अबेंस में चला गया, एंड उमर अब्दुल्ला ऑन रिकॉर्ड टू इंडियन एक्सप्रेस हैज सेड कि 370 की मांग करना जो मूर्खता होगी, इट विल बी फुलिश टू आस्क फॉर 370 राइट नाउ एट दिस मोमेंट। और उन्होंने पहले भी कहा कि 370 का मामला जो है वो हम कोर्ट में देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है। देखिए तो हाँ। जी जी जी, आपने खत्म कर लिया आप? जी जी जी। देखिए पहली बात तो ये है कि सबने ये कारण उसके साथ एक वाक्य और जोड़ा था कि इस वक्त वो सब जुडिस है। यद्यपि हम मानते हैं कि विलंब बहुत हुआ है उसमें, कचहरी में भी, लेकिन जिस मुद्दे का आपने जिक्र किया वो सब जुडिस है, और उच्चतम न्यायालय में, देश के सबसे बड़े कोर्ट में अब सब जुडिस है, इसलिए लोगों ने उसको एक तरफ रखा है। अलग अलग पार्टियों का इसमें अलग अलग मत हो सकता है, जरूरी नहीं कि कांग्रेस का मत और पार्टियों से मेल खाए, लेकिन ये बात सही है कि जो चीज इस वक्त हो सके उसमें फोकस करना जल्द से जल्द ज्यादा सर्वोपरि है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूँ सही किया है पार्टीज ने उसके ऊपर फोकस करके। लेकिन जो मूल बात है कि इसमें मैं नहीं समझता कि जो आपने एक प्रकार से सही कहा, जो इक्वेशन है केंद्र सरकार और जो लोग मिलते हैं, जिसको आप ऑल इंडिया ऑल पार्टीज मीट कहते हैं, APM, उसमें ऐसी स्पर्धा नहीं होनी चाहिए कि देखिए मैं सफल हो गया, मैंने इसको हटा दिया, मैंने इसको हरा दिया, मैं जीत गया। अगर ऐसी स्पर्धा होगी, ऐसी भावना होगी, तो ये बिल्कुल गलत प्रक्रिया होगी केंद्र सरकार द्वारा। जैसा मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि बल्कि केंद्र सरकार को एक प्रकार से बधाई और प्रशंसा करनी चाहिए उन पार्टियों की जिन्होंने एक साथ मिलके जो मिलने के ग्राउंड्स हैं, कन्वर्जेंस के ग्राउंड्स हैं, उन पे ज्यादा गौर किया। इसका मतलब नहीं कि बाकी सब ग्राउंड्स को हटा दिया गया है। तो सफलता असफलता इस स्टेज पे बात करना जम्मू और कश्मीर के लिए अच्छा नहीं होगा। केंद्र सरकार की मैं समझता हूँ मूर्खता होगी अगर ऐसा सोच रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मूर्खता होगी, और जो भविष्य की नीति है JNK की, उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। थैंक यू धन्यवाद सर। वापस सुओ मोटो पर आते हुए और आपके शब्दों में ही अगर मैं कहूं तो बढ़ती महंगाई और घटती तनख्वाह जो है वो इससे अच्छे शब्दों में इस समस्या को बयान नहीं कर सकती कि प्रत्यक्ष रूप से कम 7 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं इस DA के कटने से, डियर अलाउंस के कटने से, और अप्रत्यक्ष रूप से तो पता नहीं कितने अनगिनत लोग। और खास करके इस इकोनॉमिक स्लोडाउन के माहौल में जब ये 37,000 करोड़ रुपए सरकार के खुद के आंकड़े हैं, वो अगर इस अर्थव्यवस्था में जाता तो देश प्रगति होती, देश में प्रगति होती, आर्थिक वृद्धि होती। सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू very much for taking our time. We'll meet again with some other issue. Thank you everyone for joining.